All right, my dear students, a very big welcome to the second part. Like on the first part, at the very end, I ask which student among you all can explain to me what are the three wings of the government in India. तो तीन विंग्स जो एकदम सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक परफेक्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का, वो तीन विंग्स है. स्निग्धा सिंह ने कहा कि वो थ्री विंग्स है सर. लेजिस्लेटिव विंग जो कि पार्लियामेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहाफ में, लेट्स से द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो कि मिनिस्ट्री है, और जुडिशियल विंग विच इज कोर्ट्स. ये तीनों का काम अलग अलग है. जैसे कि लेजिस्लेटिव विंग कानून बनाता है, यानी कि पास करता है, कानून बनाता है या प्रपोज टू मिनिस्ट्री करता है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि देखभाल संभालता है. एंड लास्टली द जुडिशियल विंग टेक्स केयर ऑफ द इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है या क्या गलत है. मैं अगर बोलूं कि एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग एक है, और गवर्नमेंट ने बोला नहीं इसका मीनिंग दूसरा है, दोनों में बहस हो गया. तो ये बहस का सलाह गवर्नमेंट के पास अगर मिनिस्ट्री को ही दिया जाएगा, मिनिस्ट्री तो अपना फेवर में ही बोलेगा, तो डेमोक्रेसी का क्या धज्जिया उड़ जाएगा. तो इसीलिए कोर्ट को अलग रखा गया, कोर्ट वो निर्णय करेगा. ठीक है, तो थ्री डिफरेंट विंग्स. अच्छा सर, तीनों विंग्स में देखभाल करने वाला विंग को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव विंग. यस, एंड वो कौन है? मिनिस्ट्री, मंत्रालय. और ये मंत्रालय जो एलएलपी एक्ट को देखभाल करेगा वो सेम मंत्रालय ही है जो कंपनीज एक्ट का भी देखभाल करता है, और उस मंत्रालय को या मिनिस्ट्री को अपने बोलते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए. जीवन में सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करते वक्त बहुत बार इसी एमसीए पोर्टल में आप लोग को घूमना पड़ेगा. बहुत सारा काम है, जैसे इनकॉर्पोरेशन से लेके रेगुलर ईयरली फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग ऑफ कंपनी बोलिए, एलएलपी बोलिए, हर चीज एमसीए पोर्टल के जरिए ही होगा. ठीक है सर, ये तो प्रैक्टिकल टच से आप पढ़ा रहे हो. हाँ, तभी तो फायदा है. ओके सर, ये कहाँ पे लिखा है ये सब? हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर एक बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी. ये आरओसी को ही एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ एलएलपी एक्ट भी दिया गया है, सौंपा गया है. ठीक है, ओके सर. नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी, ये मैं बोल चुका हूँ आप लोग को इंट्रोडक्शन में मेरा वाला. ओके सर. सर मीनिंग भी बोल दिया हूँ बेटा. तो एक बार इस पिक्चर को देखो और मैं बताऊंगा. एक बार खुद से देखो इस पिक्चर को, और कुछ नहीं देखना है सर. आपका पिक्चर को नहीं, ये वाला बुक वाला पिक्चर को. ओके, मेरा पिक्चर इसलिए ऑफ कर लो, नहीं तो मेरा पिक्चर ही देखते रहोगे. बुक वाला पिक्चर को एक बार देखिए. ओके ओके सर, ये क्या है? एलएलपी का फीचर्स है. एलएलपी का फीचर्स है यानी कि एलएलपी क्या है, वही एलएलपी यूनिवर्स में दिया हुआ है. जैसे एलएलपी एक ऑल्टरनेटिव, यहां से चालू कर लो. ठीक है, 3 बजे से. ठीक है, घड़ी का काटा अगर इमेजिन करो तो ये 3 बजा हुआ है. तो ऑल्टरनेटिव 3 o'clock से मैं बोल रहा हूँ ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल. यस. देखो, बिजनेस करने का फॉर्म्स यानी कि बिजनेस व्हीकल्स बहुत सारा है. प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है. तो ये सबसे हटके है ऑल्टरनेटिव, नया वाला. ठीक है, allows partners the flexibility of organizing the internal structure. इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपनी में जैसे सजाया जाता है, पार्टनरशिप में वैसे सजाया नहीं जाता है. एलएलपी एक कॉर्पोरेट ग्रुप है, तो एलएलपी में कंपनी जैसा ही इंटरनल स्ट्रक्चर को तुम सजा पाओ.
और फिर क्या है सर, फिर लायबिलिटी सॉरी एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। वही मैं बोला था, एलएलपी अलग रूप है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो लायबिलिटी पूरा अलग है, और लायबिलिटी अलग भी है और क्या है, लिमिटेड भी है। तो ऊपर में वही दिया हुआ है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी सीमित, हिंदी वर्ड है सीमित मतलब लिमिटेड, और न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, वो तो है ही, सबसे इजी। ओके, सो दीज आर द फीचर्स। सर अब बॉडी कॉर्पोरेट और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिया हुआ है, ये क्या समझाना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं हर चीज पढ़ाता हूं, तो 9 ही डेफिनेशंस है, तो 9 डेफिनेशंस अच्छे से अगर देख लोगे, उसके बाद तुम लोग को फीचर्स समझा दूंगा, तो ये एक पोर्शन हो जाएगा, बहुत अहम पोर्शन है एलएलपी समझाने के लिए। फिर ये अहम पोर्शन होने के बाद इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन तक आज हो जाना चाहिए। सर ये फीचर्स भी, हाँ ये फीचर्स के साथ साथ एडवांटेजेस और इनकॉर्पोरेशन तक हो जाना चाहिए। सर इनकॉर्पोरेशन तक हो जाने से आज क्लास 1 का जो सक्सेस है वो हो जाएगा। हाँ, क्लास 1 का सक्सेस मतलब क्लास 1 का जो टारगेट है वो हो जाए, ठीक है। तो सर इनकॉर्पोरेशन तक, हाँ इनकॉर्पोरेशन तक, ठीक है। और सर इनकॉर्पोरेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन में कहीं पे हम लोग रहेंगे, इनकॉर्पोरेशन पूरा हो गया तो बढ़िया है, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन से सेकंड क्लास हो तो बढ़िया है। आइए चालू करते हैं, देखते हैं पार्टनर्स एंड रिलेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और पार्टनर्स एंड रिलेशन बड़ा है तो नेक्स्ट क्लास में कुछ बाकी रह गया तो वो अगला क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्लानिंग है। ओके, ऑलराइट सर, बताइए। तो देखो बेटा, मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिखाऊंगा और उसके बाद अपने पढ़ेंगे फीचर्स एंड एडवांटेजेस एंड इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है एलएलपी का। ओके, नंबर 2 तक। ओके, ऑलराइट, सो let us go back to the important definitions of this chapter. There are 9 definitions given. I will explain you one by one. First definition is totally unknown to you. Definition of LLP में लिखा रहेगा LLP is a body corporate. What is a body corporate? I'm not asking, I'm sure most of you will not be able to explain. तो मैं मेरा भाषा में पहले एक्सप्लेन करूंगा, लिखाऊंगा, उसके बाद बुकिश जो एलएलपी एक्ट का जो डेफिनेशन है उसको लेकर चर्चा करूंगा। बॉडी कॉर्पोरेट का फंडा क्या है पहले समझो। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक खुद का अलग स्टैट्यूट या कानून, स्टैट्यूट का मतलब कानून होता है STATUT, अलग स्टैट्यूट या कानून से अगर खुद का कोई बनता है तो वो संस्था को अपने बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। अलग खुद का कानून से, वापस रिपीट कर रहा हूं हिंदी में, खुद का कानून से अलग से जो संस्था बनता है, फॉर्म होता है, इनकॉर्पोरेट होता है और खुद का कानून से ही पावर ड्रॉ करता है, वैसा संस्था को अपने बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, ठीक है सर। यानी के सीए इंस्टीट्यूट, इस लेवल में इतना हाई फाई ज्ञान दे रहे हो सीए फाइनल का, फाइनल में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं। सो सीए इंस्टीट्यूट जो है, सीए इंस्टीट्यूट क्या है पता है तुम लोग का? मदर इंस्टीट्यूट, मेरा भी मदर इंस्टीट्यूट, आई एम अ मेंबर, सीनियर मेंबर एंड अ फैकल्टी ऑफ सीए इंस्टीट्यूट। लेट्स से सीए इंस्टीट्यूट इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। यस, it is a body corporate. A body corporate need not be a company or a LLP, but a body corporate needs to be an organization or a legal structure which is created out of its own statute. CA Institute is formed by the Act of a Parliament, CA Act, Chartered Accountants Act 1949. तो एक्ट है तो पार्लियामेंट ने पास किया, तो सेट अप बाय पार्लियामेंट। प्रेस्टीज लेके घूमो, तुम सीए स्टूडेंट हो और सीए बन गए तो और प्रेस्टीज लेके घूमो, ठीक है। Why? Because your governing body is set up by an act of a parliament. Special है भाई, कोई भी स्कूल भी नहीं है, ठीक है। Okay, sir, you're making us feel special. Yes. Now, the second thing about a body corporate is, it is usually the members
and the body corporate have separate legal entity. यानी कि मैं अगर liable होऊंगा being a member of CA Institute, every CA is a member जो membership fee pay करता है, मेरा fee pay करना बाकी है, ठीक है, कर दूंगा, तो जो भी हो, so हर साल हम लोग को membership fee pay करना पड़ता है member लोग को, तो membership जिन लोग को मिल गया नंबर देता है, जो लोग member है, हम लोग का ही body है, it is for the member by the member. So all the members and the CA Institute are separate entity legally. So that is another feature of body corporate. And the third is what? Third is इसका perpetual succession रहता है. तो ये तीन चीज को लेके जो भी satisfy करता है वो एक body corporate है. Okay? तो सर LLP क्या body corporate है? कंपनी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, सो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ बिगर टर्म. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम, तो वी हैव अ बिगर क्लास और ग्रुपिंग, तो बॉडी कॉर्पोरेट भी वैसा ग्रुपिंग है, ठीक है. तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर एक एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, सीए इंस्टीट्यूट भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है. समझ में आ रहा है ना? ओके सर, ओके सर. तो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं इसका चर्चा करते हैं और समझते हैं. बिल्कुल बॉडी कॉर्पोरेट है. एलएलपी फॉर्म होता है खुद का एक्ट से, एलएलपी एक्ट. एंड एलएलपी का लीगल स्ट्रक्चर ऐसा है कि मेंबर्स ऑफ द एलएलपी यानी कि पार्टनर्स एंड एलएलपी आर सेपरेट एंटिटीज. एंड एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है. ये परपेचुअल सक्सेशन का अर्थ या मीनिंग क्या है सर, वो बता दीजिए. वो है कि परपेचुअली मतलब परमानेंटली, एवरलास्टिंग, फॉरएवर इसका सक्सेशन होते रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ऑनगोइंग. प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाएगा अगर वो मर गया. हाँ, उसका बेटा अगर चाहे तो बिजनेस को ऑन रख सकता है, बट खुद का नाम से करना पड़ेगा, पापा का नाम से नहीं कर पाएगा. दुकान का नाम भी चलाएगा तो लीगली वही लायबल होगा, ठीक है. पार्टनरशिप में भी सेम है, पार्टनर्स मर गया तो बात खत्म. एलएलपी और कंपनी में वैसा नहीं है. एलएलपी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन बिकॉज इसका मेंबर्स और ये अलग है. मेंबर मर गया तो ये बंद नहीं होगा, ये तब तक चलेगा जिसको तुम लिक्विडेट या वाइंड अप नहीं करोगे, डिसॉल्व या वाइंड अप नहीं करोगे. तो ये हो गया परपेचुअल सक्सेशन. तो लिखो व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. एक बार खुद का लैंग्वेज से मैं बोला लिखा दूंगा, फिर अपने ये वाला डेफिनेशन कुछ नहीं है, बच्चा चीज है. मेन कंसेप्चुअल लर्निंग होना चाहिए बच्चों का हर चीज को समझने के लिए. ये बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन ना सीए फाइनल तक लोगों को समझ में नहीं आता है, और बॉडी कॉर्पोरेट क्या है इमेजिन नहीं कर पाता है. ओके सर, लॉ को आसान कीजिए. ओके, लिखो व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. नेक्स्ट कैफे का ऐड नहीं करना चाहिए, वो है. ओके, नाउ ध्यान से सुनना. लिखो बॉडी कॉर्पोरेट is an entity which satisfies the following three. Body corporate is an entity which satisfies the following three points together. Colon देखिए. Number one, it must be formed or created out of its own governing statute. It must be formed or created out of its own governing statute. Number two is what? Number two is it is separate from sorry, it is legally separate form FORM. It is a legally separate form from that of its members.
एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार अंगूठा दिखा दीजिए इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. ओके ओके, थैंक यू. So point number 2, it is a legally separate form. It has a legally separate form from that of its members. It has. It is named. It has a legally separate form from that of its members. I hope I am audible and visible to all. Okay. All right. Number 3. It is. It has. Sorry. It is named. It has perpetual succession. It has perpetual succession. ये आप लोग का अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिखने के लिए नहीं, ये आप लोग जाके समझ पाओ हर चीज को, इसलिए. ठीक है. बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन एज पर एलएलपी एक्ट तो बुक में दिख रहा है, सेक्शन 2D जो बोल रहे हैं वो है एलएलपी एक्ट के तहत बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, वो तो अलग चीज है. बट एलएलपी समझने के लिए, एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है. बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है ये समझाने के लिए मैं ये नोट लिखाया. एकदम मतलब यही है फंडा, कंट्रोल में आ गया. ओके, अभी लिखिए एलएलपी एंड कंपनी बोथ आर बॉडी कॉर्पोरेट्स. इसके नीचे जाके लिखिए एलएलपी एंड कंपनी बोथ आर बॉडी कॉर्पोरेट्स. ओके, क्लियर है? ऑल राइट. अभी इस बॉडी कॉर्पोरेट को थोड़ा समझा दीजिए सर. इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है. इसमें बोला गया है कि इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड एट सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स. मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी है और एलएलपी भी है, वही मैं बोला. तो वही बोला है कि इंक्लूड्स एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट ही मान रहे हैं हम लोग. एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो पहले बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, मतलब पुराना वाला एक्ट में जो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है वो भी है, और उसमें ये सब बातें हैं जो मैं लिखाया, और वो भी है. और उसके साथ साथ क्या बोला ये एक्ट में कि एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी है, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है वो भी है, और कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है वो भी है. इंक्लूसिव कर दिया, डेफिनेशन को बढ़ा दिया. एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 3 1956 वाला एक्ट का डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन में वही दिया हुआ है जो मैं आप लोग को लिखा दिया. ओके सर. बट यहाँ पे और एक एक्सक्लूशन है. देखो एक्सक्लूशन क्या है? डज नॉट इंक्लूड. ठीक है. अ कॉर्पोरेशन सोल कॉर्पोरेशन मतलब अकेला, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल पाओगे, रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई. सेंट्रल गवर्नमेंट बाप है सर, बाप मतलब फादर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा अल्टीमेट वही बोल दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया एक्ट तो वही बोल दिया. वो बोल दिया कि मैं जिसको बोलूंगा जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. ये पावर रखने के लिए पॉइंट 3 को बोल दिया. तो डज नॉट इंक्लूड एनी, लेट्स से कंपनी और एलएलपी को भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. क्लियर है? तो यूजुअली कंपनी और एलएलपी को नहीं बोलेगा, और वो डिफाइंड इसलिए अंदर में बोल दिया नॉट बीइंग अ कंपनी. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द फंडा ऑफ द डेफिनेशन. कुछ भी बड़ा चीज नहीं है. ठीक है. ओके सर. सर बिजनेस क्या है? बिजनेस का बगल में लिख सकते हो टॉप्स. टॉप्स, हाँ, थ्योरी पढ़ने का एक सीक्रेट बता रहा हूं. टॉप्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेमोनिक्स. नेमोनिक्स क्या है सर? पहला लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स को अगर तुम लिखोगे तो क्या मिलेगा? देखो, TOPS. T फॉर ट्रेड, P फॉर प्रोफेशन, S फॉर सर्विस एंड O फॉर ऑक्यूपेशन. सर TPSO है तो तुम बदल लो तो याद रहेगा ना. टॉप्स, TOPS. बिजनेस का मतलब है टॉप्स, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, सर्विसेज. अब इसको तुम जिस ऑर्डर में लिखना है लिखो, याद रखने से मतलब है. हाँ सर. तो हर तरह का व्यापार बिजनेस है, हर तरह का प्रोफेशन
मैं टीचर हूँ, सीए हूँ, बिजनेस है। हर तरह का सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, वो भी बिजनेस है। और हर तरह का ऑक्यूपेशन, आप प्रोफेशनल नहीं हो, मूढ़ी बनाते हो, वो भी बिजनेस है। मूढ़ी बनाने के लिए प्रोफेशनलिज्म थोड़ी ना लगता है, हाँ लगता तो है, हर काम में लगता है। ठीक है, तो ये है फंडा, ये है फंडा के बिजनेस का डेफिनेशन। टॉप्स लिख के रखो। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है? देखो ये एक नया शब्द है और इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं। डेजिग्नेटेड पार्टनर is equal to director in a company. Designated partner in a LLP is equal to director in a company. लिख के रख सकते हो तो याद रहेगा, तो याद रहेगा। इसके बारे में थोड़ा फंडा दे दूंगा अभी, तो नॉलेज भी बढ़ जाएगा और याद भी रह जाएगा। क्या है सर? आज कंपनी का मालिक, कंपनीज एक्ट जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, फिर भी 11-12 में कॉमर्स जिन लोग का था उन लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो है। कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर्स, बट कंपनी मैनेज करने के लिए हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट करते हैं और डायरेक्टर्स को इलेक्ट करके जो डायरेक्टर्स है वो लोग ही कंपनी को चलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द मैनेजमेंट, इज लुक्ड आफ्टर बाय द डायरेक्टर्स। ओके, नाउ डायरेक्टर्स जैसे कंपनी चलाता है, एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चलाते हैं। ऑल पार्टनर्स नीड नॉट बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बट ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नीड्स टू बी पार्टनर्स। ऐसा है। तो मेरा एक एलएलपी हो रहा है, आई एम फॉर्मिंग, लेट्स से अनाउंस कर दिया, आप लोग को पता चलेगा आगे जाके। आई एम फॉर्मिंग अ एडटेक स्टार्टअप, आई एम फाउंडर ऑफ दैट। तो मेरा जो पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर या जो भी बोल लीजिए, माय पार्टनर इज लेट्स से यू नो मिस्टर एक्स, एंड मिस्टर एक्स एंड मी एंड अनदर पार्टनर आर द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। फॉर्म हो चुका है। अब हम अपने तीनों अगर पार्टनर्स है, डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 रहना चाहिए। तो लेट्स से मैं और एक जन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये तीनों भी हो सकते हैं। तो द फंडा इज डेजिग्नेटेड पार्टनर का, पार्टनर में से जो चुना जाएगा वो लोग ही बिजनेस को मैनेज करेगा और रेगुलर डिसीजन मेकर रहेगा। ठीक है ना? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच। सब पर्सुएंट टू सेक्शन 7 वो ना बोलने से भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो सर डेजिग्नेटेड पार्टनर का फंडा यही है। हाँ, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का रूल, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए जैसे कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर हासिल करना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एमसीए से हासिल होता है। तो वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए भी डीपीआईएन या डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर हासिल करना पड़ता है, जो भी एमसीए ग्रांट करता है। ये प्रैक्टिकल थोड़ा पिक्चर दिखा दिया, जाके याद रहे। ठीक है, इससे क्या होता है, एमसीए या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो संभालता है एलएलपी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको पता रहता है कि एक आदमी कितना डीपीआईएन उसका यूनिक हो गया, तो एक आदमी डीपीआईएन नंबर देख के में एमसीए देख लेगा वो कितना एलएलपी में डीपीआईएन है, सॉरी डीपी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ठीक है ना? सर एंटिटी का डेफिनेशन मत करना, तुम लोग को आता है, खुद से देख भी सकते हो। एंटिटी मतलब बिजनेस एंटिटी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल ईयर एलएलपी एक्ट में साफ कह दिया कि अप्रैल 1 से 31 मार्च को माना जाएगा। ठीक है, ओके। एंड सर व्हाट अबाउट दिस थिंग, व्हाट डू यू कॉल फॉरेन एलएलपी? फॉरेन एलएलपी में कुछ नहीं है। फॉरेन एलएलपी में बोला गया है कि एलएलपी जो फॉरेन कंपनी, बगल में लिख के रखो, याद रहेगा, कंपनीज एक्ट पढ़ते वक्त सुविधा होगा। बगल में लिख के रखो फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी का बगल में, इट इज सेम एज फॉरेन कंपनी, इट इज सेम एज फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन जब करोगे तो यही अंडरस्टैंडिंग लेके कर लेना, और वहां पे भी समझाया जाएगा, तो ये इसको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, फॉरेन एलएलपी हो चाहे कंपनी हो, इसका मतलब है कोई भी एलएलपी या कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है या आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया तब जाके फॉरेन होगा। तो देखो, इट मींस एलएलपी फॉर्म्ड इन और इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड, एलएलपी फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया which establishes a place of business in India. So कोई भी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर हुआ है इंडिया के बाहर में, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, वैसा चीज को अपने बोलते हैं फॉरेन एलएलपी। कंपनी का भी सेम डेफिनेशन, आउटसाइड इंडिया रजिस्ट्रेशन बट प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया।
ठीक है, वैसा संस्था को फॉरेन एलएलपी या कंपनी कहलाएगा। ओके सर, अब तो समझ में आ गया, हाँ यही था बेटा। ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, save as otherwise provided, the provisions of Indian Partnership Act shall not apply to LLP Act. Why shall it? LLP अगर अलग है, पार्टनरशिप अलग है, दोनों का गवर्निंग स्टैट्यूट अलग है, तो LLP को पार्टनरशिप एक्ट गवर्न नहीं करना चाहिए। ऑल्दो पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4 में जो है वैसा ही कुछ खास डेफिनेशन LLP को भी अप्लाई कर सकता था, क्योंकि LLP में भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही बन गए, तो इसलिए एक साफ कह दिया कि पार्टनरशिप एक्ट विल नॉट अप्लाई, कंफ्यूजन जाके ना हो। ठीक है, पार्टनर्स, कितना पार्टनर्स होना पड़ेगा सर? वैसा कुछ नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े थे वही है, 2। ठीक है, कभी अगर एक पार्टनर मर जाता है या कुछ होता है, यहाँ पे तो परपेचुअल सक्सेशन है, तो तब क्या होगा? तब बोला इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी सो रिड्यूस बिलो 2, 6 महीना तक तुम 1 पार्टनर लेके काम कर पाओगे, यानी कि हर हालत में तुमको 6 महीने के अंदर, ठीक है, दूसरा पार्टनर ले लेना पड़ेगा, यही बोला गया। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ कोर्स वो भी 2 ही होगा मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 2 बगल में लिख के रखो, मिनिमम 2। ठीक है, इससे क्या होगा हाथ से, और मिनिमम 2 एट द सेम टाइम और एक कंडीशन दे दिया, बोला कि वो 2 में से एटलीस्ट एक रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और क्या बोला? और बोला क्या दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर बन पाएगा या पार्टनर बन पाएगा? बिल्कुल। तो बोला इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, हो सकता है ना कि एलएलपी फॉर्म हुआ है, एलएलपी का पार्टनर्स आर कंपनी एक्स कंपनी वाई, तो इंडिविजुअल्स नहीं है, ये भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, सो एलएलपी में पार्टनर्स अगर दूसरा कंपनीज होता है और सारा कंपनी से है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है ना, तो एटलीस्ट 2 individuals who are partners in such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partners। मतलब बोला कि लेट्स से हाइपोथेटिकली, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नीचे भी एग्जांपल है वो देख लेना घर में। 4 पार्टनर्स अगर है, लेट्स से मिस्टर ए, मिस्टर बी, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, 4 पार्टनर्स अगर है, A, B who are individuals and X limited and Y limited who are companies या body corporates, if a LLP is formed with these 4 partners, then designated partner को वही 2 individuals को होना पड़ेगा, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि आपका X लिमिटेड या Y लिमिटेड का कोई रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी भी हो सकता है। तो X लिमिटेड Y लिमिटेड बोला मिस्टर Z एंड मिस्टर K आर रिप्रेजेंटेटिव्स या नॉमिनीज, जो लोग डीपी बनने से हम लोग को एतराज नहीं है, तो वो लोग डीपी बन जाएगा। मिनिमम 2 डीपी चाहिए, और डीपी कैन नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, डीपी हैज टू बी अ पर्सन, वो मैनेज करेगा ना। ठीक है, तो ये है फंडा। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब बगल में लिख के रखो, मैं ऊपर बोला ना कि एक डीपी को, मिनिमम एक डीपी को रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है नॉट लेस देन 182 डेज उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। कौन सा साल? पिछला साल। तो हर साल में रेसिडेंट है कि नहीं देखने के लिए पिछला साल वो 182 डेज या ज्यादा इंडिया में था कि नहीं देखा जाएगा। क्लियर है? तो वही लिखा गया है। तो मीनिंग ऑफ रेसिडेंट का बगल में हाथ से लिखिए कि, या फिर हाईलाइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 18 नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर। यही कंडीशन है, यही टेस्ट है देखने के लिए कि एक पार्टनर लास्ट साल अगर 182 दिन के ऊपर था तो वो रेसिडेंट था। क्लियर है? तो दिस इज द फंडा, दिस इज द फंडा। अच्छा सर, ये 182 दिन क्या कंटिन्यूअस होना चाहिए? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है, क्यूमुलेटिव होना चाहिए। तुम 3 महीना रहा इंडिया में, फिर 4 महीना बाहर था, फिर वापस आ गया, तो वो भी चलेगा। ठीक है, ओके सर। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, हाँ ये हो चुका है, तुमको पता भी नहीं हो चुका है। कैसे सर? मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट हो चुका है ना, एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट ना समझा के लिखा दिया। परपेचुअल सक्सेशन में बोला ना, लगातार चलते रहेगा। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया ना।
म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में हो गया था ना सर, म्यूचुअल एजेंसी लेकिन बोलिए क्या पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट है एलएलपी का? नहीं, पार्टनर्स आर नॉट म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर, इसलिए इसमें नोट करा दे रहा हूं, पार्टनर इज नॉट लायबल इंडिपेंडेंटली और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट नहीं है, ठीक है, बट एलएलपी का सारा पार्टनर्स एजेंट है। एलएलपी विल बी liable for all the acts of the partners done as a partner in the LLP, ठीक है, बट कोई पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट नहीं है जो म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में पड़े थे। क्लियर है? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन। खाली एलएलपी का एजेंट है पार्टनर्स, एलएलपी प्रिंसिपल है। नो वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। ये दो लाइन ही मेन है, क्रक्स, ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट सर क्या करना पड़ेगा? हाँ, लिखित एंड रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एलएलपी एग्रीमेंट। So mutual rights and duties of a partners within a LLP are governed by agreement between partners or also the reading of this act, ठीक है। तो ये है फंडा। सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, हाँ, एलएलपी का अलग लीगल रूप है। एंड कॉमन सील, ये क्या है सर कॉमन सील वाला पॉइंट? कॉमन सील वाला पॉइंट थोड़ा सा नया है, कंपनी में भी पढ़ोगे। तो कॉमन सील क्या होता है? एक मोहर, एक सिंबल जिससे कि एलएलपी को पहचाना जाता है। अच्छा बोलो ना, बहुत पहले का जमाने में जो चिट्ठी जाता था राजा से बाकी लोग के पास, तो या एक राजा से दूसरा राजा के पास, तब एक रेट, इमेजिन करो ब्रिटिश सीरियल्स या इंडियन सीरियल्स पुराने जमाने का, एक रेड मोहर लग जाता था चिट्ठी के ऊपर, जो देख के तुम पहचान जाते थे कौन सा राज्य से ये आया, राजा का सिंबल। तो वैसा ही कंपनी का भी या एलएलपी का भी वैसा सिंबल रह सकता था। अभी ये सब मैंडेटरी नहीं है क्योंकि अभी तो फिजिकल सब चीज उड़ी जा रहा है, सब डिजिटल हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फंडा। कॉमन सील वैसा एक चिन्ह है जिससे आप पहचानोगे एक एलएलपी को या कंपनी को, बट कॉमन सील अभी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ओके, मैंडेटरी नहीं है, कोई रख सकता है, नहीं भी रख सकता है, ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये फंडा में क्लियर कर दिया। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर, बगल में हाईलाइट कर लो। मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर्स कितना होगा? 2 पार्टनर्स, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल्स ही होना पड़ेगा, पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर्स कोई भी हो सकता है, कंपनी हो चाहे दूसरा एलएलपी हो, चाहे इंडिविजुअल एंड कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल हो। बट इफ वी टॉक अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ओनली 2 इंडिविजुअल्स होना पड़ेगा, उसमें से एक रेसिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, मैक्सिमम क्या है? ये बहुत मजा है, देयर इज नो लिमिट, अनलिमिटेड। तो बगल में लिख के रखो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं एलएलपी में। नेक्स्ट जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? बिजनेस जो है एलएलपी का प्रॉफिट सीकिंग हो सकता है। इसका और एक अर्थ हो गया कि कैन नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बी रन ऑन एलएलपी मोड? आंसर इज नो। तो लिखो इसका बगल में, जितना लिखोगे उतना दिमाग खुलेगा और पॉइंट्स याद रहेगा। लिखो, कैन एनजीओ और एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बोलते हो, can a NPO or a NGO be run as an LLP? आंसर क्या होगा? नो। LLP's business must be for profit, ठीक है, क्लियर है? प्रॉफिट सीकिंग होना पड़ेगा, मस्ट। सर इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, ये सब का मतलब क्या है? पॉइंट 12 एंड 13। इन्वेस्टिगेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोग के पास पावर है, एमसीए के पास, हम लोग कभी भी चाहे एलएलपी को देख सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, परख सकते हैं कि ये एलएलपी के पीछे कौन है। ये भी तो कॉर्पोरेट एंटिटी हो गया, तो छुप के कोई एनिमी भी, कोई भी एलएलपी फॉर्म कर सकता है। पाकिस्तान से कोई एलएलपी फॉर्म कर लिया, या फिर कोई टैक्स बचाने के लिए इंडियन
LLP फॉर्म कर लिया, तो जो भी है दुश्मन है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या करेगा देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कन्वर्शन टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब है दो एलएलपी मिलके क्या एक नया एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। दोनों एलएलपी फाइनेंशियली एक खराब है एक अच्छा है, तो अच्छा वाला एलएलपी खराब वाला फाइनेंशियली जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं उसको लेके क्या कुछ बना सकते हैं, हाँ, दैट इज नोन एज कॉम्प्रोमाइज। ओके, कन्वर्शन इनटू एलएलपी। कन्वर्शन इनटू एलएलपी का मतलब है कि अगर हम लोग जो पढ़ रहे थे 4 शेड्यूल में शेड्यूल 2, 3 एंड 4 पढ़ा दिया, मतलब बोल दिया क्या था, what was schedule 2, 3 and 4 of LLP Act talking about? It was talking about conversion from partnership firm to LLP, conversion from private limited to LLP, conversion from unlisted public company to LLP. तो देखो वही बोल रहे हैं, conversion into LLP, a firm, private company or unlisted public company would be allowed to convert as per provision of LLP Act। और कौन सा provision भी कहाँ लिखा है वो भी बोला गया है, शेड्यूल 2, 3 and 4। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आजकल सारा चीज ई फाइलिंग होगा, इसलिए तो बोल रहा था एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो पोर्टल है वहां पे तो ई फाइलिंग करना पड़ता है। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है mca.gov.in, नेक्स्ट दिन मैं दिखा दूंगा, आज भी दिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। देखते हैं, फॉरेन एलएलपी मैं बता दिया, ठीक है, यहाँ तक ही रहेगा आज। ये एमसीए का पोर्टल है, वो क्लिक करने से आप लोग का भी खुल जाएगा, आप लोग देख सकते हो मोदी जी का फोटो है, मेरा जैसा ही दाढ़ी है, सफेद है। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये अपना निर्मला सीतारमन जी है जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर, एंड दिस इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन दोनों का वो, और ये सारा नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया रहता है। तो दिस इज हाउ द पोर्टल लुक्स लाइक, just a sneak peek। Okay, without any further ado, I am stopping today's class here. We will continue from advantages in the next class. Thanks for attending today's session. If there's any interaction you want to do, please WhatsApp. Namaste.